नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी सही होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लगाने वाले हैं प्रैक्टिस पेपर सीटेट 2026 फरवरी में जो होने वाला है उसके लिए ये सेट किया है, जिसमें अति संभावित जो प्रश्न है किस तरीके से आ सकता है, तो उसके हिसाब से हमने ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। तो इसको प्रैक्टिस सेट को आप लगा के देखिएगा। हर एक क्वेश्चन के लिए संभावित समय नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आप सभी की कैसी चल रही सीटेट की तैयारी। सीटेट के लिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए प्रैक्टिस पेपर है ये आपका पेपर 1 यानी नर्सरी वाला, जो आपका कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के लिए होता है। तो उसके लिए प्रैक्टिस पेपर बनाया ये पेडागोजी का है, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट से। तो इसमें जो अति संभावित प्रश्न हैं उनको लिया गया है। पूरा प्रैक्टिस सेट लगाएगा, सबके आंसर हैं, इसमें आंसर भी बताएंगे साथ के साथ। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है ये कि निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। विवेचनात्मक यानी क्रिटिकल थिंकिंग को कौन सा प्रश्न जो है बढ़ावा देगा। यहाँ प्रश्न के प्रकार दे रखे हैं। तो पहला है आपका, पता करें कि तटीय इलाकों में रहने वाले लोग क्या खाते हैं और क्यों। दूसरा है भारत के 10 राज्यों के नाम बताओ। तीसरा है 2 से 10 तक पहाड़ियाँ लिखो और दी गई कविता को याद करके वाचन करो। तो इनमें से क्रिटिकल थिंकिंग, देखो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है जिसमें बच्चा सोचे और समझे, तो उसको कहेंगे क्रिटिकल थिंकिंग। इसमें साफ दिख रहा है कि जो नीचे वाले ये जो 3 प्रश्न हैं ये रटने वाले हैं। एक प्रश्न है जिसमें उसको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्यों वाला। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला ही। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर हमारा पहला सही है। विवेचनात्मक चिंतन को सोचना, कारण ढूंढना और विश्लेषण करना शामिल होता है। पहला प्रश्न बच्चे में क्यों पूछता है, जिससे वे तर्क और कारण पर विचार व्यक्त कर सकते हैं। बाकी प्रश्न रटने वाले हैं, इसीलिए पहला प्रश्न जो है वो सही हो जाएगा। तो जब भी आप सीटेट का एग्जाम दें, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, जो रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको हमेशा क्रॉस करना है, वो कभी भी सही नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। दूसरा है विकास। दूसरा क्या कह रहा है, विकास का चरणीय सिद्धांत स्टेज थ्योरी निम्न में से किस सिद्धांत पर विशेष बल देती है। तो विकास किस पर देती है, विकास की निरंतरता। विकास निरंतर होता है, कंटिन्यूस फॉर्म में होता है, लगातार होता है। या विकास की असततता, डिसकंटिन्यूस फॉर्म में होता है, लगातार नहीं होता, स्टेज पर होता है। विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक और विकास प्रक्रिया से संबंधित पर्यावरणीय कारक। तो कौन सा उत्तर सही होगा। इसमें जो उत्तर सही होगा वो आपका बी वाला सही होगा, क्योंकि विकास कंटिन्यूस होकर कैसा होता है, चरणबद्ध तरीके से होता है। तो दूसरा वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है, विकास उत्तर चरणीय सिद्धांतों जैसे आपके जीन प्याजे और कॉलबर्ग भी मानते हैं कि विकास एक चरणबद्ध तरीके से होता है। विकास स्पष्ट चरणों में होता है, धीरे धीरे, लगातार नहीं, इसीलिए असतत विकास कहा जा सकता है। असतत का मतलब हो गया डिसकंटिन्यूस, यानी विकास कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होता है। हमारा बी वाला उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगले चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या हमारा तीसरा, जीन प्याजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चों के प्रमुख विशेषता होती है। इसमें बच्चा क्या करेगा, क्या प्रमुख होता है, वो आपको बताना है। तो तार्किक चिंतन होगा, पूर्व संक्रियात्मक में तार्किक चिंतन होगा, अहम केंद्रिता होगी यानी अपने बारे में ही सोचेगा, संरक्षण की समझ होगी या प्रतिलोमन की सोच होगी। बताओ आपका सही आंसर क्या है, आपके हिसाब से क्या हो सकता है, जल्दी बताइए कौन सा आंसर सही है हमारा। तो अहम केंद्रिता। जब बच्चा पूर्व संक्रियात्मक होता है तो वो खुद के बारे में सोचेगा, स्वयं के बारे में सोचेगा,
इसका ये वाला उत्तर हो जाएगा सही। तो यहाँ पे देखिए उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा दुनिया को केवल अपने दृष्टिकोण से देखता है और दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता, तो उसी को कहते हैं अहम केंद्रता। चलिए प्रश्न संख्या चलते अगला, चौथा प्रश्न पढ़ते क्या लिखा है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा निम्न में से किस कार्य में सामान्यतः असफल रहता है। पूर्व संक्रियात्मक, जब बच्चा खुद के बारे में सोच रहा था तो उस केस में बच्चा निम्न में से किस कार्य में असफल रहेगा, कौन सा कार्य वो नहीं कर सकता। तो इसका प्रतीकात्मक खेल नहीं खेल सकता है, भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता है, संरक्षण की अवधारणा, कल्पनाशीलता मतलब हाइपोथेटिकल सोच नहीं सकता चीज़ों को। तो इसका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, संरक्षण की अवधारणा। जब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा होगा तो संरक्षण की अवधारणा उसके अंदर सफल नहीं होगी, ये सफल वो नहीं कर सकता है। संरक्षण, तो संरक्षण की धारणा का इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निम्न में से किस कार्य में सामान्यतः असफल रहता है, तो इसके लिए संरक्षण की धारणा वाला। इसका व्याख्या पढ़ते हैं। इस अवस्था में बच्चा यह नहीं समझ पाते कि आकार बदलने पर भी मात्रा वही रहती है, इसे ही क्या कहा जाता है, संरक्षण कहा जाता है। तो ये चीज़ें में बच्चा क्या रहेगा, विफल रहेगा। चलिए प्रश्न संख्या चलते 5। जब बच्चा एक खिलौने को गाड़ी मानकर खेलने लगता है तो यह किसका उदाहरण है। खिलौने को उसने क्या मान लिया है, गाड़ी मान लिया है, तो यह किसका उदाहरण है। पूर्व संक्रियात्मक चिंतन, पूर्व संक्रियात्मक चिंतन का है, प्रतीकात्मक चिंतन का, प्रतीकात्मक खेल का है, प्रतिलोमन चिंतन का है, या तर्क संगति वर्गीकरण का है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रतीकात्मक खेल, क्योंकि बच्चे ने मान रखा है कि उसके पास एक गाड़ी है, तो वो कैसा होगा, प्रतीकात्मक खेल हो गया। प्रश्न संख्या आगे इसका व्याख्या देखिए। व्याख्या है, वस्तु को किसी दूसरी वस्तु का प्रतीक मानकर उपयोग करना प्रतीकात्मक खेल कहलाता है, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। अगला चलते हैं प्रश्न संख्या 6। ये क्या कह रहे हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों को सोचने का प्रमुख आधार क्या होता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे को सोचने का प्रमुख आधार क्या होगा। प्रश्न संख्या 6, तर्क और नियम। क्या वो तर्क और नियम से सोचेगा, प्रत्यक्ष अनुभव से सोचेगा, पर कल्पना और प्रतीक से, या वैज्ञानिक सोच होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कल्पना और प्रतीक। जैसा कि हम ही हमने देखा था कि बच्चा गाड़ी से खेल रहा है तो वो कल्पना और प्रतीक पर ज़्यादा विश्वास करेगा, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, कल्पना और प्रतीक। इस अवस्था में बच्चे तर्क संगत नहीं बल्कि कल्पनाशील और प्रतीकों पर आधारित सोच रखते हैं। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से कौन सा कथन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के लिए सही है। कौन सा कथन सही है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के लिए। बच्चा प्रतिलोमन सोच कर सकता है, बच्चा संरक्षण को समझ सकता है, बच्चा तर्क संगत वर्गीकरण करता है, बच्चा प्रतीकात्मक भाषा और खेल का प्रयोग करता है। तो इनमें से कौन सा सही है, सबसे जो इजी होगा आंसर इसका, बच्चा जो है प्रतीकात्मक भाषा और खेल का प्रयोग करेगा। प्रश्न संख्या चलते हैं नेक्स्ट। तो इसका बच्चा प्रतीकात्मक भाषा एवं खेल का प्रयोग करता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भाषा और प्रतीकों का प्रयोग तेजी से बढ़ता है, जबकि तर्क और संरक्षण विकसित नहीं होते हैं, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या है 8। कॉलवर्क के अनुसार, कॉलवर्क का नियम आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो इसी चैनल पर वीडियो आप जाके देख लीजिए। कॉलवर्क के अनुसार नैतिक विकास मुख्य रूप से किस आधार पर होता है। नैतिक विकास व्यवहार पर होगा, भावनाओं पर होगा, नैतिक तर्क पर होगा, या सांस्कृतिक परंपराओं पर होगा। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो नैतिक तर्क पर नैतिक विकास संभव है। तो नैतिक तर्क पर नैतिक विकास संभव है, इसका सही उत्तर है। आगे पढ़ लेते हैं इसमें व्याख्या क्या है। तो इसमें कह रहा है कॉलवर्क के अनुसार नैतिकता का मूल्यांकन व्यक्ति के सोचने के तरीके से होता है, ना कि व्यवहार से। तो ये वाला हमारा तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। प्रश्न संख्या चलते हैं 9 पर। कॉलवर्क के नैतिक विकास सिद्धांत के कुल कितने स्तर हैं। तो कॉलवर्क के नैतिक विकास के सिद्धांत के टोटल कितने स्तर हैं। तो ये क्वेश्चन रटने वाला है, तो इसमें आपको याद रखना है सिर्फ कि उसके कितने स्तर बताए थे हमने।
आपको याद होगा जब हमने कॉल वर्ग पढ़ाया था तो उसके बताए थे हमने 3 स्तर बताए थे। नैतिक विकास के 3 स्तर होते हैं। तो इसकी व्याख्या में देखते हैं कि 3 स्तर कौन कौन से हैं। तो 3 स्तर हैं आपके व्याख्या में कॉल वर्ग के। नैतिक विकास के 3 स्तर है, पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत में इन्हें डिवाइड किया गया है तीनों को। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या है 10। कॉल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? तो कॉल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रक्रिया यादृच्छिक होगी, उल्टी दिशा में होगी, क्रमिक और चरणबद्ध होगी या केवल अनुभव आधारित होगी? तो नैतिक विकास की प्रक्रिया कैसी होगी? तो इसका सही उत्तर कहाँ हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रमिक एवं चरणबद्ध तरीके से होगी, यानी सी वाला जो उत्तर है ये वाला हमारा सही है। सी वाला उत्तर क्या है? सही है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। तो क्रमबद्ध एवं चरणबद्ध तरीके से, क्रमिक एवं चरणबद्ध तरीके से होती है। नैतिक विकास एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ता है, कोई भी चरण छोड़ा नहीं जा सकता है, ऐसा कॉल वर्ग ने कहा था। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या 11। लैब बायोत्सकी के अनुसार अधिगम का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? यानी व्यक्ति कैसे सीखता है? व्यक्तिगत प्रयासों से, सामाजिक अंतःक्रिया से, जैविक परिपक्वता से या रटने से? सही उत्तर क्या होगा बताइए फटाफट। तो आपको पता है कि लैब बायोत्सकी सामाजिक सिद्धांत इन्होंने दिया था, तो बी वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा, यानी सामाजिक अंतःक्रिया से। आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। तो बायोत्सकी अनुसार बच्चा समाज, शिक्षक और साथियों से बातचीत करके बेहतर सीखता है, तो सामाजिक अधिगम हो जाएगा। प्रश्न संख्या चलते हैं 12। मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी का प्रश्न है ये। जेड-पीडी आपसे पूछा जाता है। जेड-पीडी का अर्थ है जो अकेले रहकर सीख सकता है, जो कभी नहीं रह सकता, जो बच्चा जो कभी नहीं कर सकता है, या बच्चा जो सहायता से कर सकता है। बच्चे की बुद्धि सीमा है। जेड-पीडी क्या है? तो जेड-पीडी में बच्चे को एक सहायता की आवश्यकता होती है, जो बच्चे को सहायता कर सके, जिससे वो सीख सके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा, यानी तीसरा सी वाला जो है ये सही उत्तर है। ये हो जाएगा कि बच्चा जो सहायता से सीख रहा है तो उसे वो जेड-पीडी का एरिया उसका आता है, ध्यान रखिएगा। तो जेड-पीडी वह क्षेत्र जहाँ बच्चा कुशल व्यक्ति की सहायता से कार्य करता है। प्रश्न संख्या चलते हैं 13। नैतिक विकास का कौन सा चरण नियमों और कानूनों का पालन पर आधारित होता है? नैतिक विकास के 3 चरण बताए थे, पूर्व परंपरागत, उत्तर परंपरागत या सार्वभौमिक स्तर। तो इसमें कौन सा चरण कानूनों के पालन के लिए बात करता है, कानून के पालन की बात करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी वाला, यानी परंपरागत जो है वो कानून के नियमों की पालन की बात करेगा। तो इस स्तर पर व्यक्ति समाज के नियमों कानून को सर्वोच्च मानता है, ध्यान रखना है। अगला है प्रश्न संख्या 14। वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक की प्रमुख भूमिका क्या होती है? केवल जानकारी देना, दंड देना। देखो इस तरह का ऑप्शन तो हमेशा काट देना, तो कभी नहीं होगा। और मार्गदर्शक एवं सहायता देना, परीक्षा लेना भी नहीं होगा। तो मार्गदर्शक एवं सहायता लेना वाला हो जाएगा। हमेशा टीचर को एक गाइड के रूप में देखा गया है। इसको उत्तर को सही लगाना है। इसका उत्तर देखो मार्गदर्शक एवं सहायता देना है। इसे हम शिक्षक की स्कैफोल्डिंग माध्यम भी कहते हैं। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या 15 में क्या कह रहा है? जब शिक्षक संकेत या प्रश्न या उदाहरण देकर बच्चे की मदद करता है तो यह कहलाता है। संकेत, प्रश्न या उदाहरण देकर बच्चे की मदद करना क्या कहलाएगा? इसका सही उत्तर है आपका स्कैफोल्डिंग। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग में क्या होता है? बच्चे की सहायता की जाती है, उसे प्रश्न देकर, संकेत देकर, उदाहरण देकर, किसी तरीके से। और साथ में एक चीज़ और ध्यान रखनी है इसमें कि अनुबंधन क्या है? अनुबंधन कहते हैं किसी से संबंध में सीखना, परीक्षण, परीक्षा लेना, और पुनर्वरण होता है हमारा रेनफोर्समेंट। तो इसका सही उत्तर आपका स्कैफोल्डिंग। जब भी आपको शिक्षक की सहायता मिले तो उसे स्कैफोल्डिंग में ध्यान रखिएगा। स्कैफोल्डिंग अस्थायी सहायता होती है जो सीखने के साथ हटा ली जाती है। प्रश्न संख्या 16। कोहल वर्ग के सिद्धांत। कोहल वर्ग के सिद्धांत की प्रमुख सीमा क्या है? लिमिटेशन क्या मानी जाती है? कोहल वर्ग कहाँ पर लागू नहीं होगा या इसकी लिमिटेशन क्या है, इसी के बारे में हमें बताना है। तो कौन सा उत्तर हमारा सही होगा? यह बच्चों पर लागू नहीं होता है। अरे बच्चों के लिए तो पढ़ाई हो रही, बच्चों पर लागू क्यों नहीं होगा? ठीक है ना। यह नैतिक व्यवहार पर केंद्रित है। किस पर है? यह नैतिक व्यवहार पर केंद्रित है। यह तर्क पर अधिक बल देता है।
तो तर्क पर यह सीखने से नहीं जुड़ा है, तो नहीं वाले आंसर नहीं होते हैं, हमेशा ध्यान रखना है। तर्क पर बल देता है, तो कॉलबर्ग जो है वो तर्क पर बल देते थे। तो आलोचकों का कहना है कॉलबर्ग ने भावना एवं व्यवहार की उपेक्षा की है, तो यह तर्क पर अत्यधिक बल देता है, इससे यह इसकी लिमिटेशन हो जाएगी, ध्यान रखना है। जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग दोनों को हमने पढ़ा था अभी, तो दोनों से ही क्वेश्चन पूछा गया है। जेडपीडी स्कैफोल्डिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चे को निर्भर बनाना। रटने वाले ऑप्शन कभी नहीं करने आपको, अब 3 ही बचे। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना, परीक्षा में अंक बढ़ाना, तो ये भी नहीं होगा, एक तरह की पार्शलिटी हो गई। बच्चे को निर्भर बनाना हो सकता है या आत्मनिर्भर बनाना हो सकता है, ये ध्यान रखना है दोनों में से कौन सा सटीक आंसर है आपका। तो सटीक आंसर है बच्चे को हमें निर्भर नहीं बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। निर्भर बनाने का मतलब होता है दूसरों पर डिपेंड करना, और आत्मनिर्भर बनाना होता है खुद पर डिपेंड करना, तो सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। इसका फोल्डिंग में धीरे धीरे सहायता हटा ली जाती है, जिससे बच्चा स्वयं सीखने लगता है। प्रश्न संख्या चलते 18, संकेत देना, आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना किसका उदाहरण है? अभी करा था थोड़ी देर पहले प्रश्न हमने, ये क्या इसका उदाहरण है? संकेत देना और थोड़ी सी सहायता करना इसका फोल्डिंग का उदाहरण है। इसका फोल्डिंग में अध्यापक संकेत देता, थोड़ी सी सहायता प्रदान करता है। देखो इसका फोल्डिंग बायोगस के अनुसार सीखने में दी जाने वाली अस्थायी सहायता को हम क्या कहते हैं? इसका फोल्डिंग कहते हैं। प्रश्न संख्या 19 देखिए क्या कह रहा है ये। कॉलबर्ग के नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति दूसरे की उपेक्षा को महत्व देता है? किस विकास के स्तर पर व्यक्ति दूसरे की उपेक्षाओं दूसरा क्या चाह रहा है इसको कब महत्व देगा? वो पूर्व परंपरागत में देगा, परंपरागत में देगा, उत्तर परंपरागत में देगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? परंपरागत में वो दूसरों की यानी समाज के बारे में सोचेगा, तो यही उत्तर क्या हो जाएगा उसका? सही हो जाएगा। तो परंपरागत स्तर पर इस पर व्यक्ति समाज में दूसरों के बारे में सोचता है। क्वेश्चन संख्या आ गया आपका 20, NEP नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम है ना, या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षण अधिगम के लिए किस भाषा का प्रयोग होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए किस भाषा का प्रयोग होना चाहिए? केवल क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग होना चाहिए, केवल हिंदी भाषा का होना चाहिए, केवल अंग्रेजी भाषा का, बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग होना चाहिए। मातृभाषा में बच्चा अच्छे से सीखता है, तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा का प्रयोग होना चाहिए, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है जी। प्रश्न संख्या 21, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता क्या होती है? किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता क्या होती है? प्रारंभिक शिक्षा का विकास, शारीरिक एवं हार्मोनल परिवर्तन, केवल संज्ञानात्मक विकास या केवल सामाजिक विकास? कौन सा उत्तर इनमें से सही होगा? तो ये होगा, जब किशोर व्यक्ति होता है तो उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत होती है, या किशोर में जो होगा वो शारीरिक एवं हार्मोनल परिवर्तन होगा, तो ये वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है ना। किशोरावस्था में तीव्र शारीरिक परिवर्तन होते हैं जो उसके प्यूबर्टी यानी वयस्कता पर ध्यान देते हैं। प्रश्न संख्या चलते 22, निम्न में से कौन सा कार्य सूक्ष्म गामक कौशल फाइन मोटर स्किल से संबंधित है? तो फाइन मोटर स्किल से कौन सा संबंधित है? दौड़ना, कूदना, पेंसिल से लिखना, सीढ़ियों पर चढ़ना। फाइन का मतलब होता है सूक्ष्म, तो सबसे छोटा काम इसमें कौन सा है? मुझे लग रहा है इसमें सबसे छोटा काम है पेंसिल से लिखना, और यही उत्तर इसका सही होगा, क्योंकि जब पेंसिल से लिखेगा तो बच्चे को बहुत ध्यान से लिखना होगा, जिसे हम सूक्ष्म गामक कौशल या उंगलियां हाथों से मांसपेशियों के प्रयोग की श्रेणी में रखते हैं। प्रश्न संख्या 23, विद्यालय को सामाजिकरण की कौन सी संस्था माना जाता है? प्राथमिक माना जाएगा, द्वितीयक माना जाएगा, अनौपचारिक माना जाएगा, व्यक्तिगत माना जाएगा? कौन सा उत्तर सही होगा आपके हिसाब से? फटाफट लगा लीजिए आप। तो प्रश्न संख्या 23 का उत्तर आ रहा है, उत्तर है इसका द्वितीयक। तो द्वितीयक सामाजिकरण माना जाता है किसके लिए? बच्चे के लिए। प्रथम जो है वो उसका घर होता है, प्राथमिक क्या होता है? घर होता है। द्वितीयक क्या होता है? स्कूल होता है। और जो शिक्षा हम किसी और अन्य तरीके से ग्रहण करते हैं उसे अनौपचारिक कहते हैं।
किसी व्यक्ति पर्टिकुलर से ली गई शिक्षा को हम व्यक्तिगत शिक्षा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये द्वितीयक उदाहरण हो गया। प्रश्न संख्या चलते हैं 24। पूर्व संख्यात्मक अवस्था में बच्चों के संरक्षण की अवधारणा क्यों नहीं पाई जाती? इस पर बहुत क्वेश्चन बने। इसमें से पूर्व संख्यात्मक अवस्था में संरक्षण की अवधारणा क्यों नहीं पाई जाती बच्चों में? तो बताएं, भाषा का अभाव होगा, केंद्रीयकरण होगा, अपरिपक्वता स्मृति होगी या कम बुद्धि होगी? कौन सा होगा जिससे वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे संरक्षण की अवधारणा को क्यों नहीं कर पाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका केंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण जो है वो इसका सही उत्तर है, यानी बी वाला। ठीक है, तो केंद्रीयकरण का मतलब है कि बच्चा केवल एक ही पहलू जैसे ऊंचाई पर ध्यान देता है, सभी पहलुओं पर ध्यान नहीं देता है। इसी चीज को हम केंद्रीयकरण कहेंगे। उत्तर संख्या हमारा दूसरा सही है। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या है 25। पियाजे के अनुसार कंजर्वेशन की समझ किस अवस्था में आती है? पियाजे के अनुसार कंजर्वेशन की समझ किस अवस्था में आती है? तो प्रश्न संख्या 25 हो गया है। 25 का संवेदन गतिक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। पियाजे के अनुसार कंजर्वेशन संरक्षण की समझ किस में आएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तीसरा, यानी मूर्त संक्रियात्मक में समझ आएगी कंजर्वेशन की। अगला चलते हैं, यह अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है जिसमें मात्रा, द्रव्यमान आदि को समझने लगता है। तो प्रश्न संख्या है 26। ZPD का अर्थ क्या होता है? ZPD का अर्थ क्या होता है? जो अकेले में रहकर सीखता है, जो कभी नहीं कर सकता, जो बच्चा सहायता कर सकता है। तो जो बच्चा सहायता से कर सकता है उसे ZPD कहते हैं। माफ करिएगा, क्वेश्चन हमारा रिपीट हो रहा है इसमें, तो इसका सही उत्तर है सी, ये हम पहले भी कर चुके हैं। प्रश्न संख्या चलते हैं 27। बायगॉट्स के अनुसार भाषा की भूमिका क्या है? भाषा केवल संप्रेषण है, यानी कम्युनिकेशन है, एक दूसरे से बात करने का माध्यम है, संज्ञानात्मक विकास का उपकरण है, या केवल सामाजिक कौशल है, स्मृति विकास है? तो बायगॉट्स के अनुसार जो भाषा होती है वो हमारा क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास का उपकरण होता है। ध्यान रखना है, बी वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा। बायगॉट्स्की के अनुसार भाषा सोच और सीखने का प्रमुख साधन माने जाते हैं, तो संज्ञानात्मक विकास का उपकरण हो सकता है। प्रश्न संख्या है 28। चलिए इसको समझते हैं। कॉल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास सिद्धांत किस पर आधारित है? कॉल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास सिद्धांत किस पर आधारित है? तो भावनाओं पर आधारित है, या व्यवहार पर आधारित है, तर्क पर आधारित है, या संस्कृति पर आधारित है? किस पर आधारित है कॉल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का सिद्धांत? प्रश्न संख्या 28 सही हो जाएगा तर्क और सोच पर। किस पर? तर्क और सोच पर। नैतिकता का मूल्यांकन व्यक्ति के निर्णय लेने के तर्क से होता है। प्रश्न संख्या 29। एक बालक नियमों का पालन दंड से बचने के लिए करता है, कॉल वर्ग का कौन सा स्तर है? दंड से बचने के लिए करेगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फटाफट से बता दीजिए कि इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका पूर्व परंपरागत, पहला। तो 29 का पहला उत्तर इसका सही है, पूर्व परंपरागत। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 30 और अंतिम की तरफ चलते हैं। विद्यार्थी केंद्र कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? केवल निर्देश देना, नियंत्रक बनना, सहायक और मार्गदर्शक बनना, केवल मूल्यांकन करना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सहायक एवं मार्गदर्शक बनना। जहां हमारी कक्षा कैसी है? विद्यार्थी केंद्रित है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो सहायक और मार्गदर्शक बनना, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षक सीखने में सहायता करता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको ऐसे ही और प्रैक्टिस सेट चाहिए तो ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।